गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे फाइनल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्यायिक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। न्यायिक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्वरूप का विकास जो है धीरे धीरे हुआ था। 1899 और 1907 के एक सम्मेलन में भी इसके विषय पर चर्चा हुई थी। इन सम्मेलनों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को अस्तित्व में लाना था। इस उद्देश्य को क्रियान्वित करने के लिए 1909 में पंच निर्णय के स्थायी न्यायालय की आधारशिला रखी गई। 1920 में स्थायी न्यायालय की स्थापना के लिए योजना तैयार की गई और 3 दिसंबर 1920 को राष्ट्रसंघ की सभा ने इस योजना को स्वीकृति दे दी और 1921 में अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय की स्थापना हो गई। परंतु 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होते ही राष्ट्रसंघ जो है ख़त्म हो गया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी जो है भाग इसके साथ ही ख़त्म हो गया। लेकिन जब 1945 में यूएनओ बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया, तो न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग बनाया गया। चार्टर के अनुच्छेद 92 से लेकर 96 तक जो पहले राष्ट्रसंघ के समय पुराना न्यायालय था, उसी में कुछ नए प्राण डालकर इसको चार्टर में 92 से 96 तक शामिल कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो है ये चार्टर के अध्याय 14 में अनुच्छेद 92 से 96 तक अंकित है। अनुच्छेद 92 द्वारा इसे संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग घोषित किया गया है। इसकी रचना कैसे होती है, इसका हमारा यही प्रश्न बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की रचना, संगठन, शक्ति और कार्यों का वर्णन करें। वर्तमान समय में न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश हैं। इन न्यायाधीशों का निर्वाचन महासभा द्वारा 9 वर्ष के लिए किया जाता है। प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात जो 1/3 सदस्य अर्थात 5 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। एक समय में एक राज्य का एक व्यक्ति इस न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है। यह वर्णनीय है कि न्यायाधीशों का निर्वाचन राष्ट्रों के आधार पर नहीं अपितु उनकी योग्यता के आधार पर किया जाता है। न्यायालय का स्थायी कार्यालय हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश किसी अन्य व्यवसायों को नहीं अपना सकते। उन्हें अपना संपूर्ण समय न्यायालय की सेवा में अर्पित करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश को तब तक पदमुक्त नहीं किया जाता जब तक इसके अन्य सभी 10 न्यायाधीश साथी सर्वसम्मति से संबद्ध न्यायाधीश को अनिवार्य शर्तों की अवहेलना करने का दोषी न करार कर दे, सिद्ध कर दे। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले प्रत्याशी चरित्रवान और नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ होना चाहिए। उसमें वे सभी योग्यताएं हो जो देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए निर्धारित की गई हैं। उसे अंतर्राष्ट्रीय विधि का पूरा ज्ञान हो और उसका नाम जो है सदस्य राष्ट्रों द्वारा प्रस्तावित किया गया। कार्यकाल अभी ऊपर बताया था कि इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 9 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं और 1/3 सदस्यों को जो है 3 वर्ष के पश्चात अवकाश ग्रहण करना पड़ता है। उसके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। गणपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की गणपूर्ति 9 निश्चित की गई है। इसका अभिप्राय है कि जब तक इस न्यायालय में 9 न्यायाधीश उपस्थित नहीं होंगे तब तक इसकी बैठक आरंभ नहीं होगी। भाषा, इसमें अंग्रेजी और फ्रांसीसी 2 भाषाओं में कार्य किया जाता है। अन्य भाषाओं को भी अधिकृत रूप में प्रयोग लाया जा सकता है। मुख्यालय, इसका मुख्यालय हेग में है, परंतु ये अपनी बैठक किसी अन्य स्थान पर भी कर लेता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मतदान साधारण बहुमत से लिए जाते हैं। यहाँ निर्णय, यदि किसी निर्णय पर न्यायाधीश के पक्ष और विपक्ष में समान मत पड़ जाएं तो अध्यक्ष जो अपना निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश अपने में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष इसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। कार्यविधि, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपने विधि नियमों का निर्माण स्वयं करता है। न्यायालय में विषय अधिसूचना द्वारा या रजिस्ट्रार के नाम लिखित प्रार्थना पत्र द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके पश्चात रजिस्ट्रार द्वारा दोनों पक्षों को सूचित किया जाता है। कार्यवाही के समय दोनों पक्षों के पक्ष सुने जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि हम अपने कोर्टों में भी देखा होगा आपने, जज के सामने दोनों पक्षों को उपस्थित होने के लिए बोला जाता है, दोनों पक्ष अपना पक्ष रखते हैं। उस विवाद पर निर्णय साधारण बहुमत से लिया जाता है। यदि निर्णय के पक्ष और विरोध में समान मत पड़े तो वही है कि अध्यक्ष जो है निर्णायक मत का प्रयोग करता है। निर्णय का पालन करवाने का जो दायित्व है सुरक्षा परिषद पर है।
भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तो अपना निर्णय दे देता है, उसको मानना या न मानना ये राष्ट्रों के ऊपर छोड़ दिया गया है। अगर कोई राष्ट्र नहीं मानता है तो सुरक्षा परिषद उसको मनवाने का काम करता है। वो किस प्रकार मानेगा, कौन से तरीके से मानेगा, ये सुरक्षा परिषद तय करेगा कि वो कौन से तरीका अपनाकर जो है उसको निर्णय मानने के लिए बाध्य करेगा। न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार उनको सौंपे गए विवादों का निर्णय करेगा। निर्णय करते समय निम्नलिखित स्रोतों को काम में लाएगा: सामान्य या विशेष अंतर्राष्ट्रीय प्रलेख, अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाज, सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय विधि के विशेषज्ञ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है और उसके विरुद्ध कोई भी अपील नहीं की जा सकती, परंतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अपने निर्णयों को पुनर्विचार करने की शक्ति प्राप्त है, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार, हम इसको बोल देते हैं। तो इस प्रकार ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को भी न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। न्यायिक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधा के अनुच्छेद 34 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति इस न्यायालय में अपना अभियोग नहीं ले जा सकता, अर्थात केवल राज्य ही अपना अभियोग ले जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार को 3 भागों में बांटा गया है: ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, अनिवार्य क्षेत्राधिकार और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। ऐच्छिक क्षेत्राधिकार वह होता है ऐसा अधिकारक क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को तब प्राप्त होता है जब संबंधित राज्य यह घोषणा करते हैं कि वे अपने विवाद का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा करवाना चाहते हैं। अगर दोनों पक्ष ये चाहें कि कोई 2 राज्य है कि हमें अपना विवाद जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुलझाना है, वो उनकी ऐच्छिक इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा उन सभी प्रश्नों पर विचार किया जाता है जो प्रश्न संबंधित राज्य इसके सम्मुख लाते हैं। जैसे यहाँ कई बार हमारा जो कश्मीर मुद्दा है वो भी भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठाता है, लेकिन आज तक उसका समाधान नहीं हो पाया। अनिवार्य क्षेत्राधिकार। कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनिवार्य क्षेत्राधिकार भी स्वीकार किए गए हैं, जिसमें संधि की व्याख्या, अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित विषय, किसी ऐसे तथ्य का अस्तित्व जिसमें प्रमाणित हो जाने पर कि किसी अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य का अतिक्रमण समझा जाए, किसी अंतर्राष्ट्रीय के कर्तव्य के अतिक्रमण की स्थिति में हानिपूर्ति का रूप और परिणाम। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये अपनी इच्छा से इनके ऊपर कार्रवाई कर सकता है, ये मुकदमे अपने अंडर ले सकता है। परामर्शदात्री। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 96 में न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार का उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा और सुरक्षा परिषद किसी प्रश्न के विषय में परामर्शदात्री मत लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से अनुरोध कर सकता है कि आप हमें किसी विषय पर परामर्श दीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के और अन्य अंग जो विशिष्ट अभिकरण हैं वह भी इस न्यायालय के अपने क्षेत्राधिकार में जो वो कार्य करते हैं उनसे संबंधित अगर किसी प्रकार के परामर्श की ज़रूरत है तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से कोई परामर्श ले सकता है, परंतु उनके लिए अनिवार्य है कि वो महासभा उन्हें वैधानिक परामर्श लेने का अधिकार दे। ऐसा तब करते हैं महासभा की आज्ञा के बिना संयुक्त राष्ट्र का अन्य कोई अंग जो है वो न्यायालय से परामर्श नहीं मांग सकता। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का परामर्श महासभा सुरक्षा परिषद अंगों व विशिष्ट अभिकरणों के लिए बाध्यकारी नहीं होता। इसे मानना या न मानना उनकी इच्छा पर डिपेंड होता है, परंतु ऐसे परामर्श का राजनीतिक दृष्टि से पर्याप्त महत्व होता है। इसलिए इन अंगों के लिए ऐसे परामर्श को दृष्टिविगत करना संभव नहीं है, मतलब आंखों से ओझल नहीं कर सकते। जो उन्होंने निर्णय दिया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इन स्टेटों को वो मानना ही पड़ता है और साधारणतः इसे स्वीकार भी कर लिया जाता है। न्यायिक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों का पालन। निर्णयों का पालन पीछे भी बताया था कि इसमें दोनों पक्ष निर्णय के टाइम पे इकट्ठे होते हैं, वहाँ पक्ष के रूप में सम्मिलित होते हैं। वह उस अभियोग के विषय में अंतर्राष्ट्रीय निर्णय के पालन करेगा। यदि कोई इसके निर्णय से उत्पन्न दायित्वों को कोई पक्ष पूरा नहीं करता है तो दूसरा पक्ष सुरक्षा परिषद के पास पहुँच कर सकता है। ऐसी व्यवस्था में सुरक्षा परिषद जो भी उचित समझेगी वह कार्रवाई करेगी कि निर्णय का पालन एक पक्ष कर रहा है तो दूसरा क्यों नहीं कर रहा, तो करवाने का काम करती है। 5 स्थायी सदस्य जो एक जैसे साथ सहमत होंगे वही कार्रवाई सुरक्षा परिषद करेगी कि निर्णय को लागू करवाने के लिए कौन सी कार्रवाई करेगी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के महत्वपूर्ण अभियोग जो आज तक मतलब इम्पोर्टेंट केसेस जो हैं इंटरनेशनल कोर्ट ने जिन पर न्याय दिया है, जो अभी तक इसके अंडर में लाए गए हैं: हयाडिला टारे का अभियोग, आंग्ल नॉर्वेजियन मछली का अभियोग,
कोरफू चैनल अभियोग, मार्को अमेरिकन राष्ट्रजनों के अधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघ की सेवा करते हुए होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीकी अभियोग, पुर्तगालियों का भारतीय प्रदेश से गुजरने के अधिकार क्षेत्र का अभियोग, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के विषय में महासभा का अधिकार। इस प्रकार ऐसे बहुत से अभियोग हैं जो उसमें लाए गए हैं। अब लास्ट में है हमारा न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की त्रुटि या दोष। संयुक्त राष्ट्र के निर्माताओं ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से अनेक अपेक्षाएं की थी, परंतु यह न्यायालय ऐसी अपेक्षाओं को पूर्ण करने में पूर्णतः सफल नहीं हुआ। यह न्यायालय विश्व में यह भावना उत्पन्न करने में भी सफल नहीं हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा किया जाए। अनेक त्रुटियों के कारण यह प्रभावशाली स्थिति नहीं प्राप्त कर चुका जो इसे प्राप्त होनी चाहिए थी। और वो कौन सी त्रुटियां हैं, कौन सी कमियां हैं इसके अंदर जिसे एक प्रभावशाली संस्था नहीं बन पाई? तो उसमें सबसे फर्स्ट हमारी कि न्यायालय का क्षेत्राधिकार राष्ट्रों की सहमति पर निर्भर करता है। आज तक केवल 45 देश ही ऐसे हैं जो इसके अनिवार्य क्षेत्राधिकार को स्वीकार करते हैं, जबकि इसमें 193 देश है। कभी कभी तो कई देश ऐसी शर्त लगा देते हैं कि इसके क्षेत्राधिकार को और भी संकुचित और संकीर्ण कर देती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है, इसके निर्णय लागू करने हैं या नहीं करने हैं ये सुरक्षा परिषद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की कार्रवाई करती है। अगर कोई इसके निर्णय को नहीं मानता तो कोई ठोस कदम जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं उठा सकता। कई बार यह देखा गया है कि प्रतिवादी देश न्यायालय के सामने उपस्थित ही नहीं होते। जो मुकदमा चल रहा होता है, जिसके ऊपर कार्रवाई करनी होती है, तो ऐसी स्थिति में वो प्रतिवादी देश जो है वहाँ उपस्थित नहीं होते। अधिकतम देश विवादों के समाधान के लिए शांतिपूर्ण ढंगों को ग्रहण करने के प्रति सजग ही नहीं है। वो तो जो है न्यायालय किसी अंतर्राष्ट्रीय विधि की व्याख्या करता है तो तीसरे विश्व के अनेक देश उस साम्राज्यवादी कानून कहकर उसे मानने से इनकार कर देते हैं। ऐसे योग का व्यवहार जो हो करते हैं। अनेक आलोचकों ने इसका संगठन ही दोषपूर्ण माना है, क्योंकि इसमें यूरोप अमेरिका के ज़्यादा प्रतिनिधित्व है। एशिया और अफ्रीका को उन देशों की तुलना में कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस न्यायालय में केवल राज्य ही अपने अभियोग ले जा सकते हैं। व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों को इस न्यायालय में अपने अभियोग ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार इसका क्षेत्राधिकार सीमित और संकुचित है। तो निष्कर्ष रूप में हम यही कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्याय अंग है। इसे अनेकों विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका भी अपनी निर्वाह की है, परंतु अनेक दोषों के कारण यह संगठन वह महत्वपूर्ण और प्रभावशाली स्थान प्राप्त नहीं कर सका जो इसे करना चाहिए था। इसलिए आलोचकों ने इसे अपनी कटु आलोचना का शिकार बनाया है, परंतु इसकी की गई आलोचनाओं के आधार पर हम इसे एक व्यर्थ संस्था नहीं मान सकते, क्योंकि इसने अनेक महत्वपूर्ण विषयों के समाधान में अपना योगदान भी दिया है। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त हुआ। धन्यवाद।